नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पीजी सेंटर सहरसा से एमए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नाटक और रंगमंच के इतिहास का एक सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम बात करेंगे हिंदी रंगमंच के इतिहास के ऊपर। तो हिंदी रंगमंच का जो एक इतिहास है, इसे समझने के लिए हमें हिंदी नाटकों पर भी जाना होगा और नाटक और रंगमंच से जुड़ा हुआ रिश्ता किस प्रकार विकसित होता हुआ हिंदी रंगमंच का स्वरूप ग्रहण करता है, इन सब चीजों पर कुल मिलाकर बात करेंगे हम। नाटक और रंगमंच जो दो शब्द हमारे सामने आते हैं कि नाटक और रंगमंच, इन दोनों का आपस में बहुत अन्योन्याश्रित संबंध है। नाटक की पूर्णता रंगमंच में ही होती है और हिंदी रंगमंच को वर्तमान स्वरूप ग्रहण करने में एक लंबी दूरी तय करनी पड़ी है। यह अपने परंपरा लेकर नवीन प्रयोगों को आत्मसात करते हुए इस मुकाम तक आ पहुंचा है। हिंदी रंगमंच को समझने के लिए हमें संस्कृत के व्यापक रंगमंच से शुरू करते हुए मध्यकालीन लोक मंचों से गुजरकर पारसी रंगमंच, इंदर सभा, पाश्चात्य रंगमंचीय प्रभाव आदि पर विचार करना जरूरी हो जाता है। इसे सुविधानुसार 3 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राचीन अर्थात संस्कृत रंगमंच। प्राचीन रंगमंच अथवा संस्कृत रंगमंच पर प्रकाश डालने वाला भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र सर्वप्रथम है। उनकी रंगमंचीय अवधारणाओं में धार्मिक भाव निहित है। नाट्यशास्त्र के अंतर्गत आकार और परिमाण के आधार पर 3 प्रकार की रंगशालाओं का वर्णन मिलता है। देवताओं के अभिनय के लिए ज्येष्ठ मंडप, जिसे प्रेक्षागृह भी कहते हैं, राजाओं के लिए मध्यम और सामान्य लोगों के लिए कनिष्ठ प्रेक्षागृह का उल्लेख मिलता है। आकार के आधार पर ये रंगशालाएं 3 प्रकार की होती थी। विकृष्ट, आयताकार, जिसमें लंबाई चौड़ाई से दूनी होती थी, चतुस्र, वर्गाकार एवं त्रयस्र, त्रिभुजाकार। इन तीनों प्रकारों के ज्येष्ठ, मध्यम तथा अवर 3 प्रकार के परिमाण हैं। ज्येष्ठ मंडप 108 हाथ, मध्यम 64 और कनिष्ठ 32 हाथ का होता था। भरत मुनि ने अभिनय शिल्प के आधार पर मध्यम प्रेक्षागृह को सर्वोत्तम माना है। प्रेक्षागृह 2 भागों में विभक्त होता था। एक और प्रेक्षक बैठते थे और दूसरी ओर रंगपीठ होता था, जो प्रायः प्रेक्षकों के स्थान की अपेक्षा 1.5 फुट ऊंचा होता था। रंगपीठ के अगले भाग में मत्तवारिणी लगाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल के नाट्य प्रदर्शन या तो राजमहलों, मंदिरों, गुफाओं अथवा तंबुओं से बने नाट्य मंडपों में होते थे। प्राचीन प्रमुख नाटककारों कालिदास, भास और भवभूति के नाटकों को देखकर ही पता चलता है कि प्राचीन काल से ही यहाँ के रंगमंच का स्वरूप गैर यथार्थवादी रहा है। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन रंगमंच पर। मध्यकाल में मुस्लिम शासन और राज्याश्रय प्राप्त न होने की स्थिति में लोक मंचों का उदय हुआ, जिसका विकास खेतों, खलिहानों और मंदिरों में हुआ। हिंदी रंगमंच से जुड़े प्रमुख लोक मंच जैसे रासलीला, रामलीला, स्वांग, नौटंकी, भांड आदि का विकास खेतों, मंदिरों और खलिहानों में ही हुआ। इसमें जो कुछ प्रमुख हैं, रासलीला और रामलीला पर भी हम आज बात करेंगे। रासलीला का जो रंगमंच है, वल्लभाचार्य ने रासलीला को लोकमंच प्रदान किया। रासलीला का मंच छोटा दत्ताकार होता है। इस मंच पर श्री कृष्ण और राधा के सिंहासन रहते हैं तथा उसके आसपास गोपियों के बैठने की व्यवस्था होती है। सिंहासन के सामने संगीत मंडली बैठती है। दर्शकगण अपनी सुविधानुसार चारों ओर बैठ जाते हैं। इसका मंच अस्थायी होता है।
यह गीत नाट्य मंच है। अब हम देखेंगे रामलीला। रामलीला के संस्थापक तुलसीदास हैं। रामलीला का मंच रासलीला के मंच की अपेक्षा संस्कृत नाट्य मंच के अधिक निकट है। इसमें एक से अधिक पर्दों की आवश्यकता होती है। एक पर्दा नेपथ्य और रंगभूमि के बीच में और पर्दा दर्शकों के सामने रहता है, जो आवश्यकता के अनुसार उठाया अथवा गिराया जा सकता है। रामलीला के केंद्र में राम कथा है, जिस कारण यह कार्य प्रधान नाट्य मंच है। रामनगर के रामलीला की परंपरा 200 वर्षों से अधिक पुरानी है। इसकी बहुस्तरीय दृश्य योजना लोक रंगमंच को नया आयाम देती है। अब हम बात करेंगे आधुनिक रंगमंच पर। भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा अन्य बड़े शहरों में अन्य नाटकों के लिए रंगमंच स्थापित किए गए। इन रंगमंचों पर भारतीय एवं पाश्चात्य प्रभावों को देखा जा सकता है। लेवडेव ने 1765 ईस्वी में कलकत्ता में रंगमंच की शुरुआत की। लेवडेव एक रूसी एडवेंचरर थे। उन्होंने बहुत सारे नाटकों का बंगाली में अनुवाद कर उनका मंचन किया और इसी प्रकार से जो आधुनिक रंगमंच एक यथार्थवादी स्वरूप लिए हुए था, उसके विषय में अन्य बहुत सारी संस्थाएं थी, उसकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। हिंदी रंगमंच के विकास में निम्नलिखित नाट्य संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अब हम जानेंगे कि हिंदी रंगमंच का जो विकास हुआ है वह आधुनिक रंगमंच से जुड़कर किस प्रकार आज हम तक पहुंचा है। उसमें जो सबसे पहला प्रभाव जिस रंगमंच का है वो है पारसी रंगमंच। 1852 ईस्वी में बम्बई में पारसी रंगमंच की स्थापना की। यह एक व्यावसायिक रंगमंच था। इसका मॉडल सर्कस था। इसके 3 प्रमुख नाटककार आगा हसर कश्मीरी, नारायण प्रसाद बेताब एवं राधे श्याम कथावाचक थे। इसमें नवीनतम तकनीकों का अधिक प्रयोग किया गया ताकि अधिक से अधिक दर्शक तैयार हो सके। पारसी रंगमंच पश्चिम में प्रचलित तत्कालीन विक्टोरियन रंगमंच की तर्ज पर था। इसमें भी रंग बिरंगे पर्दों का खूब इस्तेमाल किया जाता था। पारसी रंगमंच पर आज के प्रोसेनियम थिएटर जैसा एक चौखटे नुमा फ्रेम बना रहता था तथा उसके पीछे पर्दों की एक श्रृंखला रहती। पारसी रंगमंच के पर्दों की खास बात यह थी कि ये दाएं बाएं खुलने की बजाय नीचे से ऊपर की तरफ खुलते थे। यह तकनीक शास्त्रीय और लोक रंगमंच में प्रचलित रंग पट्टी के प्रयोग पर आधारित थी। हम देखते हैं कि जो पारसी रंगमंच है, मुख्य से इसमें जितने भी तामझाम किए गए वो दर्शकों को लुभाने के लिए, ताकि अधिक से अधिक दर्शक रंगमंच की ओर रुख कर सके। अब हम देखेंगे जो दूसरा मुख्य प्रभाव है वो है इंदर सभा का रंगमंच। इंदर सभा 1853 ईस्वी में द्वारा लखनऊ में स्थापित किया गया। इंदर सभा का रंगमंच न तो साहित्यिक शैली का रंगमंच था, न ही जननाट्य शैली का। इसे कृष्णलीला और दास्तान गोई ने लोकप्रिय बनाया। इंदर सभा के रंगमंच पर एलिजाबेथन स्टेज और लोक रंगमंच रासलीला भाव सम्मिलित रूप से दिखाई पड़ता है। इसमें दृश्य परिवर्तन के लिए 2 व्यक्ति लाल पर्दा पकड़कर दोनों ओर खड़े हो जाते थे। जहां पारसी रंगमंच में तकनीक की प्रधानता थी, वहीं इंदर सभा में गीत संगीत की प्रधानता थी। आधुनिक हिंदी रंगमंच की शुरुआत भारतेंदु के समय माना जाता है। 1868 ईस्वी में बनारस थिएटर में शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल को खोला गया, जिसमें भारतेंदु ने अभिनय किया था। जानकी मंगल को आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है। भारतेंदु अभिनेता, रंग निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ नाट्यालोचक भी थे। उन्होंने रंगमंच को व्यावसायिकता से बचाने के लिए कविता वर्धिनी सभा 1873 की स्थापना की थी।
यह एक अव्यावसायिक रंगमंच था। इसकी महत्ता इसी बात से है कि इसने रंग के अभिनय पक्षों को समृद्ध करने के साथ साथ लोक रुचि को भी समृद्ध किया। फिर भी ये पारसी रंगमंच के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके। 1886 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र और राम नारायण त्रिपाठी के सहयोग से कानपुर में अनेक नाट्य मंच स्थापित किए गए, जिसमें भारत रंजनी सभा तथा एमए क्लब प्रमुख हैं। माधव शुक्ल का नाम रंगमंच के विकास में प्रमुख है। 1889 ईस्वी में प्रयाग में श्री रामलीला नाटक मंडली तथा 1908 में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना की। इन्होंने नाटक क्लब की भी स्थापना की। इन्होंने लखनऊ और जौनपुर में भी रंग मंडल की स्थापना की। माधव शुक्ल के प्रयत्नों से ही 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदी नाट्य परिषद की स्थापना हुई। इसके बाद जयशंकर प्रसाद ने संस्कृत और पाश्चात्य रंगमंचीय अवधारणाओं के सहयोग से प्रसाद रंगमंच की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे व्यवहार के तौर पर तत्कालीन परिस्थितियों में नहीं लाया जा सका या नहीं अपनाया जा सका। सन 1943 ईस्वी में इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जननाट्य मंच की स्थापना हुई। इसके स्थापना के केंद्र में देश की आजादी की लड़ाई और विश्वव्यापी फासिस्ट विरोधी आंदोलन था। इप्टा का महत्व इस बात से है कि इप्टा ने हमारे संपूर्ण रंग संस्कार को लोक धर्मिता से जोड़ा। इप्टा के नाटककारों ने अपने प्रदेशों की लोक नाट्य शैलियों में नाटक लिखे। इसी समय पीसी जोशी ने सीबीटी की स्थापना की। इसके बाद हिंदी रंगमंच में पृथ्वी थिएटर का नाम आता है, जिसकी स्थापना 1944 ईस्वी में पृथ्वीराज कपूर ने बंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। यह नेहरू के आदर्शों पर आधारित थी। पृथ्वी थिएटर व्यावसायिक और अव्यावसायिक रंगमंच के बीच एक सेतु का काम करती है। अब हम बात करेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान किया गया। इसका प्रमुख नाटक एवं रंगमंच से जुड़ी बारीकियों का प्रशिक्षण देना था। इसका प्रमुख उद्देश्य नाटक और रंगमंच से जुड़ी बारीकियों का प्रशिक्षण प्रदान करना था। एनएसडी में पश्चिमी परंपरा को जानने वाले थे। एनएसडी ने अभिनेता और रंग निर्देशन के क्षेत्र में अनेक मानक बनाए हैं। एनएसडी के शिक्षकों और निर्देशकों में इब्राहिम अलकाजी, बाबा कारंत, बीएम शाह, एमके रैना, मोहन महर्षि आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। सन 1960 ईस्वी में जब अलकाजी ने आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया तो सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। अलकाजी के रंगमंच पर ब्रिटिश भव्य रंगमंच का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। 1962 में शिव दुबे ने बंबई में अंधा युग का नाट्य मंचन किया। भव्यता के रंगमंच के विपरीत सादे रंगमंच के करीब था। सत्यदेव दुबे जी का रंगमंच में सादगी का जो है रंगमंच वो वहां देखने को मिलता है। वहीं अलकाजी के रंगमंच में भव्यता देखने को मिलता है, जिससे जब अंधा युग जब सादे रंगमंच में खेला गया, इससे अभिनय और भाव भंगिमाओं के महत्व को रेखांकित किया गया। इसके पश्चात हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के नाटकों का किया गया, जिसमें बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर आदि रंगाचार्य, मोहन राके जैसे नाटककार शामिल थे। इसने भाषाई प्रसार को बढ़ाने के साथ साथ अखिल भारतीय रंगमंच के रूप में हिंदी रंगमंच का स्वरूप विकसित किया। इस समय हिंदी रंगमंच के 3 केंद्र दिल्ली, बंबई एवं कलकत्ता के कार्यशील रहा। इसके पश्चात हिंदी रंगमंच में बहुआयामी प्रयोग किए गए। कई रंग निर्देशक पश्चिमी रंगमंच से प्रभावित हुए तो कुछ ने लोक शैलियों की तरफ रुख किया। इन पर पश्चिमी यथार्थवादी रंगमंच, क्रूरता का रंगमंच आर्तो और महाकाव्य का रंगमंच ब्रेख्त, सादा रंगमंच, गरीबों का रंगमंच ग्रोतोवस्की एवं विसंगति के रंगमंच कामू आदि का गहरा प्रभाव पड़ा।
साथ ही लोक के छत्तीसगढ़ी, यक्षगान एवं मणिपुरी शैली का भी प्रभाव देखने योग्य है। यहाँ से साफ तौर पर दो तरह के रंग निर्देशकों को देखा जा सकता है, एक नाट्यधर्मी और दूसरा है लोकधर्मी। नाट्यधर्मी रंग निर्देशकों में इब्राहिम अलकाजी का नाम प्रमुख है, जिन पर भव्यता का प्रभाव स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है। और लोकधर्मी रंग निर्देशकों में हबीब तनवीर का नाम प्रमुख है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी शैली में अपने नाटकों को खेला और देश विदेश में प्रसिद्धि पाई। इसमें शांता गांधी का भी नाम लिया जा सकता है। 70 और 80 के दशक में 3 तरह के रंगमंच देखने में आते हैं। उनमें है कहानी का रंगमंच। इसके प्रणेता देवेंद्र राज अंकुर हैं। इसमें कहानी का नाट्य रूपांतर नहीं होता, बल्कि कहानी को कहानी के रूप में मंचित किया जाता है। इन्होंने निर्मल वर्मा की तीनों कहानियों को मंचित किया। कहानी का रंगमंच। दूसरा है लोक नाटकों का प्रभाव। इस रंगमंच पर परंपरा से जुड़ाव रखते हुए सहज संप्रेषणीय लोक शैली को लेकर समसामयिक घटनाओं और स्थितियों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें हबीब तनवीर, जिन्होंने चरणदास चोर, माटाड़ी आदि का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की शैली में किया, तथा बाबा कारंत ने शास्त्रीय नाटकों को यक्षगान शैली में प्रस्तुत किया। रतन थियम और कन्हई लाल ने मणिपुरी में नाटकों का मंचन किया है। अब प्रयोग का स्वर। इस रंगमंच पर ब्रेख्त के और नाट्य सिद्धांतों का काफी प्रभाव पड़ा है। रवि वासवानी ने अंधा योग का मंचन अणुयुद्ध के परिप्रेक्ष्य में किया है। इसी समय के आसपास सफदर हाशमी के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटकों को भी खेला गया, जिसने लोक चेतना के प्रसार में सहायता की। अब कुल मिलाकर देखें तो हम यह कह सकते हैं कि हिंदी रंगमंच का वर्तमान स्वरूप प्राचीन संस्कृत रंगमंच, लोक रंगमंचों, पाश्चात्य रंगमंचों आदि से प्रभाव ग्रहण कर अपना स्वरूप। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बढ़ते फिल्मों के प्रभाव और ऑनलाइन वीडियो भरमार ने पारंपरिक रंगमंच के विकास को अवरुद्ध करने का कार्य किया है, लेकिन रंगमंचीय प्रयोगों को भी बल देने का कार्य किया है। और इस नए नए प्रयोगों के माध्यम से भारतीय रंगमंच या कहें हिंदी रंगमंच विकास की नई राह पर चल रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।